प्रभा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एनसीएफ 2005 का त्रिभाषा सूत्र तक आपको बता दिए थे। आज जो है कि आज के वीडियो में इसके बाद के टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा एनसीएफ में ही। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपका 3 वीडियो में पूरी तरह से एनसीएफ कंप्लीट कर लिया जाएगा और एनसीएफ का जो सी-टेट में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, मेरा दावा है कि आप लोग केवल यही 3 वीडियो अगर अच्छे से देख के जाएँ, तो आप लोगों को पूरी तरह से जो है कि एनसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आप लोग सी-टेट में एनसीएफ के प्रश्नों को गलत करने से आप लोग बचेंगे। और इसका यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग पूरा एनसीएफ का पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं लगभग 35 से 40 प्रश्नों का एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा, जो कि मैं लाइव सीरीज चलाऊँगा और उम्मीद है कि वह सीरीज आपको जो है कि मंडे को मिलेगी, लगभग रात को 8 या साढ़े 8 बजे के आसपास मिलेगी। मैं जैसा भी होगा मैं अपने यूट्यूब पे उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज जो है कि त्रिभाषाई सूत्र के आगे की चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। ये सब चीज़ें आप लोगों को बता दी गई थी। आज हम लोगों को बताना था भाषा कौशल से लेकर हमको बताना था। तो आइए यहाँ से सीखते हैं कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और जो आते हैं तो केवल उन्हीं पॉइंट को लिया गया है। देखिए, एनसीएफ 2005 में भाषा के 4 कौशल की बात की गई है, जो कि निम्नलिखित है। आप इनको एलएसआरडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो एनसीएफ 2005 में है वह भाषा के 4 कौशलों को जो है कि 4 कौशलों के बारे में चर्चा की गई है, जिसको कि हम लोग एलएसआरडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, अर्थात कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये आपके भाषा के 4 कौशल हैं। ये आपको ध्यान देना चाहिए। सीधे एग्जाम में पूछ देता है कि पहला कौशल क्या है, तो पहला कौशल आपका सुनना है, दूसरा बोलना है, तीसरा पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। जब कोई व्यक्ति या कोई बालक पहले सुनता है, सुनने के बाद वह बोलता है, जब सुनना बोलना सीख लेता है तो वो धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करता है, उसके बाद वह लेखन का कार्य करता है। तो इसलिए ये चारों कौशल आपको एकदम लाइन बाय लाइन कैसे हैं, इनका क्रम क्या है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, सुबोपली, अर्थात कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों का आकलन में मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो निरंतर चलता रहे और व्यापक हो, जिसमें बच्चों को शैक्षिक सशैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पक्ष को ही शामिल करके बच्चों का मूल्यांकन कर लिया जाए। बच्चों का मूल्यांकन शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल करना चाहिए और बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है एनसीएफ 2005 में। इसके बाद आपका आकलन, देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उनका रचनात्मक आकलन होना चाहिए, उनका निदानात्मक आकलन भी होना चाहिए। निदानात्मक आकलन के अंतर्गत जो भी समस्या होती है उनकी पहचान होती है इसके अंदर, और जब समस्या की पहचान हो जाती है तब उसका उपचार किया जाता है। क्लास 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। देखिए, जो आकलन है वो आपका जो है कि उपचारात्मक और निदानात्मक, जैसे कि रचनात्मक आकलन होना चाहिए और निदानात्मक आकलन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बच्चे को कहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही है, किस सब्जेक्ट में कठिनाइयाँ आ रही है या किस काम में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उनका तो पहले हमको पता लगाना चाहिए। फिर पता लगाने के बाद उनका जो है कि हमको निदान करना चाहिए। और इसमें देखिए सीधे लिखा है कि क्लास 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। इसके बाद सूचना और ज्ञान।
सूचना और ज्ञान से हम लोग क्या समझेंगे? किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो उसे ज्ञान समझकर अर्जन ना करें। मतलब कि इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी सूचना मिलती है, तो उस सूचने को आप लोग ज्ञान ना समझ लें और ज्ञान समझ के उसका अर्जन ना कर लें, क्योंकि यह जो है कि आपका हो सके तो वह सूचना आपके लिए गलत भी हो सकती है। तो हम सूचना को ज्ञान समझकर उसका अर्जन नहीं करेंगे, सीधे एनसीएफ 2005 कहता है। फिर शिक्षण सूत्र की बात की गई है, तो विद्यार्थियों को दो दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि जब हम लोग पढ़ाएँ अपनी कक्षा में हो, तो हमको शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर का शिक्षण सूत्र और मूर्त से अमूर्त की ओर के शिक्षण सूत्र का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। आइए अभी इन सभी के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि देखिए मूर्त से अमूर्त। विद्यार्थियों को पहले उन चीज़ों के बारे में पढ़ाओ जो वह पहले से जानते हैं। जैसे कि आप उन्हें गाय का उदाहरण दे सकते हैं। फिर जब वह हामी भर देंगे कि हम गाय को जानते हैं और हमने गाय को देखा है, तो हम उससे पूछेंगे कि गाय के बारे में हमें और भी बातें बताएँ, तब वह हमें सब कुछ बता देंगे। फिर जब वह अपनी बात खत्म कर देंगे, तब हम उनको और भी रोचक तथ्यों के साथ गाय के बारे में बताएँगे। हम उन्हें गाय का निबंध भी बताएँगे और भी बहुत सी बातें बताएँगे जो उनको नहीं पता थी। जैसे कि देखिए एक आपका मूर्त से अमूर्त का मतलब यही है कि पहले तो हमको बच्चों को ये देखना है कि बच्चा क्या जानता है। हमको बस उसी को जो है कि जैसे कि हम जैसे बच्चा पहली बार क्लासरूम में आ रहा है, तो हम उसको सीधे-सीधे एबीसीडी क ख ग घ पढ़ना ना जो है कि नहीं बताएँगे। सीधे हम लोग शब्द और अक्षर पढ़ना नहीं बताएँगे। पहले हम उसको जो है कि विभिन्न आकृतियों के माध्यम से जो कि वो अपने परिवेश में देख के आया है, उसको हम लोग पहले उससे उसको बताएँगे और उसके बारे में उसका अनुभव जान लेंगे। जैसे कि प्रत्येक बच्चा लगभग गाय देखा हुआ है। हमारे देश में या किसी भी जगहों पे प्रत्येक बच्चा लगभग आपका गाय देखा हुआ है। जब क्लासरूम में आता है तो गाय जो होता है, गाय उसके लिए बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। क्यों? क्योंकि गाय के बारे में बच्चा बचपन से ही धीरे-धीरे वह सीख जाता है, जान जाता है। फिर उसके बाद हमको गाय के वह बच्चा गाय के बारे में विभिन्न चीज़ें बताने लगता है। उसके बाद जो चीज़ें उसके द्वारा छूट जाती हैं, उसको फिर हमको अर्थात कि अध्यापकों को बताना चाहिए। यही जो आपका शिक्षण सूत्र जो कि मूर्त से अमूर्त की ओर का शिक्षण सूत्र कहलाता है। फिर इसके बाद बात करें तो मूर्त अमूर्त, हमें विद्यार्थियों को मूर्त से अमूर्त की ओर का ज्ञान देना चाहिए। मूर्त से मतलब है जिन्हें बच्चे छू सकते हैं। हम छू सकते हैं और अमूर्त से मतलब है जिसे हम सोच सकते हैं, जैसे कि हवा या फिर कोई भी ऐसी सोचने वाली चीज़ जो हमारे सामने ना हो लेकिन हम उनके बारे में सोच सकते हैं। देखिए पहले किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ें बतानी है तो पहले मूर्त चीज़ों को बताइए, जो कि उनके सामने जो कि प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आ सके, जिसका वह अनुभव ले सकें, जिसको छू सकें। पहले हमको उन सब चीज़ों को बताना चाहिए। उसके बाद अमूर्त चीज़ों में जैसे हवा हो गया, रोशनी हो गया, इन सब चीज़ों का जो है कि बच्चों के बारे में बताना चाहिए। फिर देखिए सज़ा व पुरस्कार। देखिए सज़ा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। बच्चों को किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं देनी चाहिए और ना ही उन्हें बार-बार पुरस्कार देना चाहिए। इससे पुरस्कार की अहमियत कम हो जाती है। देखिए पहले तो हमको बच्चे को क्या करना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं देनी चाहिए और हम पुरस्कार बच्चे को तो देंगे, लेकिन बार-बार यदि उसको पुरस्कार देने लगेंगे, तो वह उसकी अहमियत को जो है कि ख़त्म कर देगा और इसके बाद जो है कि धीरे-धीरे करके वह पढ़ाई में या लर्निंग में, सीखने में वह कमी करने लगेगा। तो इसीलिए सज़ा व पुरस्कार पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गतिविधियाँ की बात कर लें,
तो शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। चलिए इसको समझते हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ वह होती हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को उनके विषय से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। जैसे कि गणित की विद्या दी गई है या विज्ञान की विद्या दी गई है। सह शैक्षिक के अंदर आता है। कोई खेलकूद, योगा आदि तो आप अभिभावकों को भी योगा में जोड़ सकते हैं, जिससे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह भी योगा करेंगे। इसका मतलब यही है कि गतिविधियों में भी बच्चों को जो है कि बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी जोड़ा जा सकता है। जितना अधिक गतिविधियाँ आप करेंगे, बच्चे उतने अधिक जो है कि एक्टिव रहेंगे। फिर पाठ्यक्रम। देखिए, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रतीक हैं। यदि बच्चा मोटी किताबें देखेगा तो उसका मन नहीं करेगा पढ़ने में और इससे उसके वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो भी प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है ना, एकदम सीमित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं कि खूब मोटी-मोटी किताबें हों, जो है कि 10 प्रकार के सब्जेक्ट हों। इन सब चीज़ों को प्राथमिक स्तर से बचाना है इन बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले ही मोटी-मोटी किताबों को देख लेगा तो उसके मन में आ जाएगा, अरे बाप रे बाप! अब हम कैसे ये किताब इनके पढ़ब। तो क्या है कि हमको बच्चे को ये सब चीज़ें जो है कि नहीं करना है, क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो देखता हूँ और जो भी किताबें मोटी होती है तो बच्चा कहता है कि अरे सर जी कैसे के पढ़ल जाई। तो वो अपनी मातृभाषा में बोलता है और वही हम लोग छोटी-छोटी कहानियाँ की बुक लेके जाते हैं, छोटी-छोटी पहेलियों की बुक लेके जाते हैं, तो बच्चा जो है कि उन पहेलियों को, उन कहानियों को बहुत ही आनंदपूर्वक पढ़ता है और आसानी से एक दिन में कई कहानियों की किताबें पढ़ जाता है। लेकिन जब वही हम कोई मोटी बुक लेके जाते हैं, तो बच्चा जो है कि उस बुक को देख के जो है कि डरता है, उस बुक को छूना भी नहीं चाहता है वो बच्चा। कि इतना मोटा मैं कैसे पढ़ पाऊँगा? इसलिए जो प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, वह बहुत ही सीमित पाठ्यक्रम होना चाहिए और बच्चों की बुद्धि और ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। ठीक? तो पाठ्यक्रम का विशेष ध्यान दिया गया है एनसीएफ 2005 में। इसके बाद बात की जाए नैतिक मूल्य। बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यदि आप बच्चों को मूल्य की कीमत समझाना चाहते हैं, उनमें नैतिक मूल्य प्रकट करना चाहते हैं, तब आप रोचक तथ्यों व कहानियों द्वारा नैतिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य की भी भावना का भी विकास करना चाहिए और नैतिक मूल्य उनके अंदर कैसे स्थापित होगा? हम केवल जो है कि उनको बता देंगे तो नैतिक मूल्य नहीं स्थापित होगा। हमको उनको विभिन्न रोचक तथ्यों के बारे में बताना चाहिए, तरह-तरह के लोगों के जीवनी के बारे में बताना चाहिए, विभिन्न प्रकार की कहानियों के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य का विकास हो सके। फिर इसके बाद बाहरी जीवन। देखिए, बच्चों को स्कूल में बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए तो तनाव मुक्त वातावरण प्रदान कर किया जाए। देखिए, जो एनसीएफ 2005 जो कहता है कि बच्चों को पहले तो जब भी कक्षा में पढ़ाइए, केवल कक्षा की ही चीज़ें ना पढ़ाइए, केवल बुक की ही चीज़ें पढ़ाएँगे, तो बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा, वह जल्दी से सीख नहीं पाएगा। यदि उन्हीं बुक की चीज़ों को बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे, तो बच्चा आसानी से अपने परिवेश में क्या-क्या होता है वह देखता है और आसानी से उन सब चीज़ों को सीख जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग जो है कि एक अच्छे टीचर बन के जाइएगा, तो कभी भी बच्चे को क्लासरूम में किताब के साथ-साथ किताब को बाहरी दुनिया से ही जोड़ के आपको पढ़ाना है। इसके बाद पुस्तक की बात की गई है। बच्चों को स्कूल में स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, जिससे वह अपनी रुचि अनुसार किताबें पढ़ सके और बच्चों को जो किताब चुनने का अवसर है ना, अर्थात कि उनकी रुचि के हिसाब से ही उनको किताब देना चाहिए। जैसे कि हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी में किताबों को जो है कि
चारों तरफ सजा दिया गया है और बच्चे आते हैं, बच्चों को जो मन करता है, वह किताब उसमें से निकालते हैं और ले जाके पढ़ते हैं, फिर शाम को वह किताब लाके जमा कर देते हैं। तो हमको क्या करना है कि बच्चों को उनके हिसाब से उनका जिसमें रुचि है, उन्हीं के हिसाब से उनको किताब देना है। ये नहीं कि वो कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको कविता की किताब दें कि लो इसको ले जाओ पढ़ के आना या याद करके आना। उनकी जैसी रुचि है उस हिसाब से उनको किताब देनी चाहिए। फिर पुस्तक के बाद कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम भी कराने चाहिए जिससे बच्चे हर्षोल्लास से भर जाएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएँ, लेकिन बच्चों के विचार भी उसमें होने चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी कार्यक्रम विद्यालय में कराएँ, तो कार्यक्रम कराते समय बच्चों की संपूर्ण भागिता जो है कि सहभागिता होनी चाहिए। अर्थात कि बच्चा उसमें जो है कि अपने विचारों को जो है कि प्रकट कर सके और अपने अगल-बगल की चीज़ों को या जो भी उसके मन में है, वह उस कार्यक्रम के माध्यम से जो है कि आप तक या अपने छोटे-छोटे भाई-बहनों तक उन उसके माध्यम से पहुँचा सके। इसीलिए विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। फिर इसके बाद बात करें तो शिक्षक ट्रेनिंग। देखिए, शिक्षक को अकादमिक संसाधन में नवाचार आदि समय पर पहुँचाया जाए, समय-समय पर शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाए और नए-नए शिक्षा साधन प्रदान किए जाएँ। जिस प्रकार बच्चों के लिए है, उसी प्रकार एनसीएफ 2005 अध्यापकों के लिए भी है कि मतलब कि शिक्षकों की उचित जो है कि ट्रेनिंग दी जाए और जो भी आपकी सामग्री की ज़रूरत है अध्यापकों को, उनको समय-समय पे उनके यहाँ पहुँचाया जाए और उनको जो है कि नियमित रूप से उनकी ट्रेनिंग की जाए। इसके बाद संसाधन की बात की जाए, तो समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो उनका समुदाय होता है, उनको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। फिर पाठ्यक्रम की बात करें तो मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होगा। देखिए जो एक-एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आप प्रश्न करेंगे ना, तो सीधे यही पॉइंट वहाँ पे लिखा रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अगली वीडियो में मैं जब प्रश्न कराऊँगा, तब आप लोग देखिएगा, सीधे एक-एक पॉइंट वहाँ पे जो है कि लिखा रहेगा और जो इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ेगा, उन्हीं का ही वो प्रश्न सही होगा। फिर ज़िम्मेदारी की बात कर लें, तो शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं के प्रति आदर एवं ज़िम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ठीक? इसके बाद चहुमुखी विकास की बात करें, तो बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। जो पाठ्यचर्या अर्थात कि जो पाठ्यक्रम है, वह बालकों के चहुमुखी विकास पे आधारित होनी चाहिए, किसी एक पक्ष पे आधारित नहीं होनी चाहिए। फिर समावेशी वातावरण की बात कर लें, तो सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण होना चाहिए, जिसमें सब मिल-जुल कर पढ़ें। अर्थात कि प्रत्येक बालक के लिए समान वातावरण होना चाहिए, जिससे कि बालक अपने में मिल-जुल के आसानी से पढ़ सके। एलसीएम 2005 की इन 5 विधियों पर जोर दिया जाता है। देखिए कौन-सी 5 विधियाँ हैं, आइए नीचे देख लेते हैं। करके सीखना, करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, यह पाँचों विधियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ईज़ी सुविधा देता है। देखिए जो एनसीएफ 2005 है ना, वह सीधे कहता है जो शिक्षक के प्रति उसका दृष्टिकोण है कि शिक्षक एक ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक ईज़ी सुविधा देता है। मतलब कि जो बच्चों को जो उनके लिए आसानी जो भी चीज़ें उनको आसान बना देता है। एक तरह से बोले तो सुविधादाता के रूप में शिक्षक जो है कि कार्य करता है। जो सूचना का अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायता करता है। तो ये आपका जो है कि इसका जो है कि मेन उद्देश्य है। फिर देखिए एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं। देखिए जो अब इसके बाद यहाँ से जो है कि
एनसीएफ के प्रश्नों को लिया गया है और लगभग 35 से 40 प्रश्न हैं। आप लोगों को ये प्रश्न अगले वीडियो में जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचे और उस वीडियो को आप लोग देख सकें और अपने एनसीएफ में सीटेट में आने वाले एनसीएफ के जो 4 से 5 प्रश्न हैं, उसमें आप लोग चारों से पाँचों प्रश्न 100% सही कर सकें। ओके, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।